तो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हम लोग आपके लिए इसके लिए लाए बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स काफी बार बोल रहे थे कि सर एनसीईआरटी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और जो आप बोलते हो क्लास में कि एनसीईआरटी से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, वो क्यों नेसेसरी है। और सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसको इंक्लूड करें, और वाई कि अगर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या तो फिर हम कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो डायरेक्टली उसमें से क्यों रीड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एनसीईआरटी क्यों इतना इंपॉर्टेंटली बताया जाता है और उसमें से नोट्स बनाने चाहिए। ओके, तो ये वीडियो का इसीलिए टाइटल रखा है कि हम एनसीईआरटी में से सिनॉप्सिस किस तरह से बना सकते हैं। एट द सेम टाइम वो सिनॉप्सिस अगर आपने प्रॉपर्ली बनाए हैं हर एक लाइन एनसीईआरटी का रीड करके, तो वो आपको किस तरह से जेडब्ल्यू मेंस और नीट के वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं और वो जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं उसको आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने रेसेंट पेपर्स देखे होंगे जेडब्ल्यू और नीट के, स्पेसिफिकली अगर आपने देखा होगा 18, 19, 20 के भी अभी जो पेपर्स हुए उसमें एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिए गए। नीट में तो इस बार रिकॉर्ड हुआ कि 720 और 720 आया, जहां पे अगर आपने देखा होगा कि बायोलॉजी का जो मैपिंग है वो इस तरह से किया गया था कि पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस उसमें थे, दैट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, दूसरा है ना, तो इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट था ही। दूसरा यार, एक चीज हमने नोटिस करी है कि आजकल का जो ट्रेंड है ना कि बच्चे है ना ज्यादा, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड कोविड डिजिटली ज्यादा चले गए हैं, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। तो बच्चों का ज्यादा करके वीडियो लेक्चर्स या कोई भी चीज को बस देख के है ना, समझ के और फिर डायरेक्टली वो एमसीक्यू सॉल्व करना, ये ट्रेंड बना। पर एक चीज 100% है कि अगर आप कोई टॉपर का इंटरव्यू देखो या अगर आप कोई टॉपर से बात करो तो बताएगा कि उन्होंने अपना जो रैंक निकाला है ना वो टेक्स्ट बुक को या तो रेफरेंस बुक को रीड करके निकाला है, और वो भी हार्ड कॉपी। ओके, ध्यान से समझना। देखो, ये शायद आपको लग सकता है कि ये बात ऐसे पुराने जमानों की है, हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि यार टेक्स्ट बुक रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज हो, पर यार ये जेन्युइनली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज अगर आपको फिजिक्स में, केम में, मैथ्स में, बायो में, ओके, स्पेसिफिकली वो चीज के बारे में बताऊंगा जहां पे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैंने देखा है कि बच्चों का पेशेंस ही नहीं रहता। अगर बड़ा क्वेश्चन रीड करना है ना, 2-3 लाइन के बाद है ना वो याद ही नहीं रहता कि पहली लाइन में क्या था, उनको समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। ये तब हो सकता है जब आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। क्यों? क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे ना तो वहां की लैंग्वेज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि स्टेट बोर्ड वालों को थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि वो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, सीबीएसई वालों को लगती है कि नहीं सर अच्छे से है, इजी से समझ में आ रही है, बट स्टेट बोर्ड वाले वहां पे बहुत स्ट्रगल करते हैं। ओके, तो जब वो एनसीईआरटी को रीड करेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज कैसी हो सकती है क्वेश्चन की। उनको पहले डिफिकल्टी होगी पर वो जैसे जैसे समझने लगेंगे, ओके, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा कि नहीं यार मुझे लैंग्वेज समझ में आ रही है। एडवांस में आपको पता रहता है कि यार जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल, उसका जो लैंग्वेज वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। उसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए और उसके लिए आपका पेशेंस होना चाहिए। तो एक जगह बैठ के क्या आप 1 घंटा टेक्स्ट बुक रीडिंग कर सकते हो क्या? ये चीज आपको एनसीईआरटी सिखा सकती है। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर इसके तो न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के इतने सारे टफ न्यूमेरिकल लगाए तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। आप अगर आप अपने फैकल्टी को पूछोगे या आप अगर कोई रिसेंटली पेपर उठाओ उसमें से देखोगे तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन है ना ऐसे मिल जाएंगे जो आइडल या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज करे हैं, या तो उसका कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम था बस या तो थोड़ा सा उसमें ट्विक किया। ओके, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल एंड एग्जाम्पलर भी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल वाइज भी एनसीईआरटी अगर आप करते हो ना तो बहुत फायदा होता है। अब आप बोलोगे कि सर आप सिर्फ ये ज्ञान की बात ही बोलने वाले हो क्या, मतलब ज्ञान बांटने वाले हो या कुछ ऐसा
एक प्रैक्टिकल बताओगे कि सिनॉप्सिस बनाए कैसे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ओके, तो देखो ये हमने वीडियो इसके लिए बनाया है कि अगर आप 11th में हो या आप 12th में हो, ओके, हो सकता है ग्रेविटेशन चैप्टर ना हुआ हो, पर ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये चीज आपने ऑलरेडी आइदर 10th में कवर करी है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ चैप्टर जो यूनिवर्सल है। मतलब ये वीडियो 11th वालों को भी हेल्प कर सकता है, 12th वालों को भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ओके, सो मैंने बेसिकली क्या किया कि ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी में से ही ये लिया है और उसमें से हमने केपलर्स लॉ को मैंने यहाँ पे लेके आया। अगर आप देखोगे केपलर्स लॉ का जो लिखा हुआ है उसमें से मैंने स्पेसिफिक पार्ट लिया है और उसमें से भी मैंने कोई कोई पार्ट को हाईलाइट किया। ओके, हाईलाइटेड पार्ट इज माय नोट्स और द सिनॉप्सिस। ओके, देखो जैसे पहले है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ओके, नाउ ये चीज है ना, ये चीज आपको पता होगी, आपने बोला होगा कि ये तो यार ये क्यों मैं याद रखूं या बेसिकली क्यों लिखूं सर। ओके, तो देखो सिनॉप्सिस बनाना या जो भी आप करते हो ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आप एवरीथिंग है ना जैसे लाइन बाय लाइन लिखो, आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो। ओके, कि हमारे पास जो प्लैनेट्स है उनका ऑर्बिट एलिप्टिकल है और सन फोकाई है, तो सिंपल वर्ड्स में भी आप देखो चलेगा। यहाँ पे और एक चीज आती है कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको हम जैसे लिखा है वैसे पेरिलियन होता है और फारदेस्ट पॉइंट एपिलियन होता है। ओके, नाउ आप बोलोगे तो ओके इससे क्या, यस समटाइम्स ओके आपके क्वेश्चन में है ना पेरिलियन और एपिलियन करके वर्ड आ जाता है। अब अगर किसी को नहीं पता कि पेरिलियन इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एंड एपिलियन इज द फारदेस्ट पॉइंट, देन दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एरिया में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वहां पे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, द प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर एंड व्हेन दे आर नियर। लिखा है ऐसा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि मैं जितना दूर रहूंगा उतना मेरी स्पीड कम होगी और मैं जितना नजदीक जाऊंगा सन के तो उतनी मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ने वाली है। ओके, तो ये चीज आप शॉर्ट में नोट करो। ओके, यही सारी चीज को आपको नोट करना। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ पीरियड, सिंपल, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ओके, तो क्या होता है फाइंड आउट करो। इसके साथ साथ जैसे आपको समझ में आया तो आप एलिप्स का इक्वेशन साइड में लिख दो, एलिप्स का एरिया क्या होता है लिख दो। देखो यार ये सारा जब आप प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि ये सारी चीज यार यूज होती है। ओके, ऑल्सो उन्होंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। नाम से समझ में आया होगा, अगर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स इज बेसिकली व्हाट, लिखा भी है अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, a force on the planet which is along the vector joining the sun and the planet. Okay, so central, नाम से समझ में आ रहा है कि towards the center normally होता है। Okay, it is always towards the center of the sun और center of the earth अगर सैटेलाइट की बात करें तो। छोटा सा डेरिवेशन जहां पे वो लोग डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को प्रूव करते हैं L/2m, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी रीड करते हैं ना तब आपको समझ में आता है कि जो बोल्ड लेटर्स में एनसीईआरटी लिखता है ना वो वेक्टर नोटेशन होता है और जो नॉर्मल लिखता है ना, ओके, जो बोल्ड लेटर नहीं होते वो आपका स्केलर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे आर बोल्ड है मतलब वेक्टर, एम उसका नॉर्मल है तो स्केलर। ओके, तो वी इज वेलोसिटी, एल इज एंगुलर मोमेंटम और वहां पे लिखा है फॉर अ सेंट्रल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग आर, L is a constant. Angular momentum is a constant as the planet moves up. Now, mark this, very important. L capital में है, मतलब angular momentum is a vector quantity and it is a constant. मतलब direction भी constant and magnitude भी constant. Okay, yeah, this is very important. Okay, ये चीज को note down करो. Angular momentum is conserved in what your हमारा according to the law of आप बोल लो area. डेल्टा ए बाय डेल्टा टी जिसको बोलता है एरियल वेलोसिटी। अब ये सारी चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपके कोचिंग मटेरियल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा या वहां से पता चलेगी। ओके, और वहां पे है कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्या लास्ट इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ व्हाट,
area, and gravitation is a which force? The central force. अब यहां से उन्होंने और एक एग्जाम्पल दे दिया. एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि क्या वो सेम टाइम लेगा टू ट्रैवल BAC एंड CPB. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं. ओके, उन्होंने बोला है कि क्या मैं B to A to C जाऊंगा तो एक टाइम देगा, और एक B to B to C जाऊंगा, ओके, तो दूसरा टाइम. तो क्या मेरा टाइम सेम होगा या टाइम ज्यादा होगा? ओके, चलो तो उसके लिए हम देखते हैं, ओके, कि BAC और CPB का टाइम का चेंज क्या होगा या इक्वल टाइम है. तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो MVR इक्वल टू MVR, M1 मतलब MR1V1 इज इक्वल टू MR2V2. यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है कि VP बाई VA इक्वल टू RA बाय R. मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम वेलोसिटी. ये समझ में आया? तो अब आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला पार्ट ज्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू BAC. देखो यार, यहां से क्या समझ में आता है कि CPB एंड BAC भले ही हमें लग रहा है कि यार ये तो एलिप्स का जो पार्ट है वो सेम पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस है, पर आपको पता है कि CPB में आपकी वेलोसिटी एंड BAC में आपकी वेलोसिटी में डिफरेंस होगा. हाँ कि ना? आप एग्री करोगे यार? ओके, तो आपको क्लियर होगा कि BAC में आपकी स्पीड कम होने वाली, तो BAC में स्पीड कम होगी और CPB में स्पीड ज्यादा होगी. तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? BAC में. और किस में कम टाइम लगेगा? CPB में. लिख लो, ये ऑब्जर्वेशन है, ये कंक्लूजन है, इसको नोट डाउन करो. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, ठीक है सर, चलो आपने बताया, आपने कैसे बताया, कैसे सिनॉप्सिस लिखना वो समझ में आया, पर अब ये कैसे हेल्प कर सकता है क्वेश्चन को, मतलब JEE नीट. आप तो बोल रहे थे ना, बड़े बड़ा क्लेम कर दिया कि JEE नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. चलो, इसके लिए मैं आपके पास सामने 3-4 क्वेश्चन लाया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम JEE नीट. जस्ट सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन JEE में 2019 का 9 जनवरी का शिफ्ट 1. मुझे आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है. देख लो, एरियल वेलोसिटी पूछी है, आंसर क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं, यू नो द आंसर. अभी हमने किया, विद इन 5 to 10 मिनट्स में यू नो द आंसर इज C, L/2 है. अभी प्रूव किया हम एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला. ओके, सिमिलरली देखो, यहां पे पूछा है कि अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, R1 is the closest distance perihelion, farthest is R2 aphelion, V1 by V2 क्या होगा नहीं बताऊंगा, आप फाइंड करो. और आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, इट इज अ इनवर्स रिलेशन. यू नो द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A satellite is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then, now, this is a theory question but conceptual question. Read. The linear momentum of S remains constant in magnitude. True or false? सोचो, linear momentum का formula mass into velocity. Is velocity constant in elliptical orbit? No. So linear momentum cannot be constant. Magnitude wise also खत्म. The acceleration of S is always directed towards the center of the Earth. कौन सा फोर्स की मैं बात कर रहा था, कौन से फोर्स की बात कर रहा था? तो यू नो द आंसर. द फोर्स जो हम बात कर रहे थे वो कौन सा फोर्स था? सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर, दैट इज अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट को ज्वाइन करने वाला. तो अगर फोर्स सेंट्रल है तो एक्सेलरेशन सेंट्रल होगा या नहीं? हाँ, हो सकता है, मतलब बी कैन बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फिर भी लेट्स रीड द ऑप्शन सी. The angular momentum of S about the center of the Earth changes in direction, but its magnitude remains constant. True or false? Now this is a very, very close option. Angular momentum is a vector quantity. तो normally ऐसा लगता है कि यार magnitude तो constant होगा, direction may be changed, but हमें पता है कि angular momentum L vector is constant throughout elliptical. अभी जस्ट मैंने बताया था, याद होगा. वो छोटी सी चीज जो आपने लिखी थी वो आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क वाला क्वेश्चन AIPMT का 4 मार्क का क्वेश्चन को आपको हेल्प कर सकती है. डी ऑप्शन, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम. टोटल एनर्जी खत्म ना, एनर्जी टोटल ऑलवेज कंजर्व, ये तो नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स जो आपने लिखा था वो हेल्प किया, यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट हेल्प किया। ओके, तो देखो जो भी आपने नोट्स बनाए उसमें से डायरेक्टली आपको आंसर मिला। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दिस इज द 2018 नीट का क्वेश्चन। ओके, नीट का 2018 का क्वेश्चन है कि अगर के, के बी एंड के सी आर द काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। मुझे कुछ बताने की जरूरत है भी क्या, या आप कुछ बता सकते हो यहाँ? ओके, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ए, बी या सी? अगर आपको पता है देन यू नो द आंसर। ओके, लेट्स नॉट डिस्कस, क्यों हम डिस्कस करें। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने जस्ट हार्डली 5 मिनट का कुछ चीज रीड किया, वहां से हमने कोई 3-4 पॉइंट लिख लिए, और वो 3-4 पॉइंट से यू कैन सी मैंने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन बनाए। आप सोचो 10 मिनट का रीडिंग और आपसे 4 क्वेश्चन बने, क्यों ना आप ऐसा हर चैप्टर के लिए अपने नोट्स बनाओ और देखो क्या आपका नॉट ओनली योर मेंस या नीट या XYZ एग्जाम, बट आपका बोर्ड्स में भी कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। स्पेशली मैं महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि करेंटली आपके जो टेक्स्ट बुक रिवाइज हुए हैं ना, उन्होंने बहुत ही NCERT के अलाइन बनाए, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे ना तो भी आपको फायदा होगा। पर ऑब्वियसली जब आप रीड करोगे NCERT और वो दोनों साथ में रखना है। प्रेफरेबली फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू NCERT। NCERT रीड करने के बाद स्टेट बोर्ड को आप स्किम कर सकते हो। स्किम का मतलब है जस्ट गो थ्रू देम, जो भी पॉइंट आपको नया लगे उसमें से आप ऐड कर सकते हो। योर सिनॉप्सिस शुड ऑलवेज बी लाइक कि आपको उसको इंप्रूव करते जाना। ओके, NCERT से आपने सिनॉप्सिस बनाए, फिर आपको कोई शॉर्टकट्स मिलेंगे जो आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आप रेफरेंस बुक की रीड करोगे, आपका मटेरियल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का होगा उसमें से, वहां से आपको पता चलेगा, या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको एक तरीका मिला कि यार परसेंटेज वाले क्वेश्चन को तो डायरेक्टली कर सकते हैं यार, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल फंडा होता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है या सो, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप उसको वो शॉर्टकट को वहां पे लिख सकते हैं। ओके, दिस वाज अ स्मॉल अटेम्प्ट, ओके, जहां पे हम बेसिकली आपको बताना चाहते थे कि आप NCERT को किस तरह से रीड कर सकते हो। ओके, सो यार आई होप कि आपको ये जो हमारा छोटा सा वीडियो है, जो हमारा अटेम्प्ट है, वो आपको अच्छा लगा हो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है और आपको हेल्प कर रहेगा और आप इससे बेटर बना सकते हो तो प्लीज यार हम लोग को कमेंट में बताओ। हम लोग को अच्छा लगेगा कि अगर आप एक ऐसा छोटा सा कुछ पार्ट है ना बना के या नोट्स बना के आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर हमने नोट्स बनाया और हम लोग को जेन्युइनली लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, ऐसे वीडियोस हम लेके आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, वी विल मीट सुन विद द नेक्स्ट, हमारा जो एक फिजिक्स का वीडियो आने वाला है बहुत सुन। ओके, उसके लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए यार सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। टाटा।